Hello bachcho, let's read out the question. Question says a monochromatic light wave is incident normally on a glass slab of thickness D as shown in the figure. The refractive index of the slab increases from n1 to n2 over the height h. Which of the following statements is are true about the light wave emerging out of the slab? So यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव से ये लाइट इस स्लैब पर जिसकी थिकनेस डी के बराबर है उस पर इंसिडेंट करती है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 to n2 यहाँ पर वैरी कर रहा है। सो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So simply we can use the formula that is refractive index is given by C by V, जहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है और V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। सो ये फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ velocity is given by the distance traveled per unit time। सो इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना हो। तो सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए ये लाइट जैसे ही इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगी। सो लेट सपोज इसको हम बिगर करके बता रहे हैं कि लेट सपोज कि ये कुछ इस तरीके से हमारी स्लैब हो गई जिसकी थिकनेस डी के इक्वल है। सो यहाँ पर एक रे इंटर कर रही है, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए के बराबर और जो सेकंड पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं बी के बराबर। So at point A, one end of the slab, the wavefront at a time t will reach to the other end। यानी कि इस स्लैब को पास होते हुए जब ये अंडर एंड से बाहर निकलेंगी सो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इसके अक्रॉस में वेव फ्रंट बना देंगी। सो उस वेव फ्रंट को हम मान लेंगे S2 के बराबर एंड दिस विल हैपन इन द टाइम ऑफ t। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल देंगे कि एट पॉइंट A the required time taken by the light will be equals to the distance divided by the velocity। So this will be equals to d divided by, now by using the formula number first, जो स्पीड है that is nothing but स्पीड इन द मीडियम होगा और स्पीड इन मीडियम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एट दिस पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, तो सिंपली v1 क्या हो जाएगा c डिवाइडेड बाय n1 की। सो यहाँ से हमें टाइम रिक्वायर्ड कितना निकल के आ गया n1 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय c के इक्वल। सिमिलरली हम कंसिडर करेंगे वेव फ्रंट एट पॉइंट b which is located in different medium with different refractive index। so इस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है n2 के बराबर है, जैसा कि हमें यहाँ पर देखिए डायग्राम में दे रखा है। अब बोला है कि n2 is greater than to n1। सो हम रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल d टू द स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम दैट इज c बाय n2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देखिए जो मिडल वाली लाइट थी वो भी इस स्लैब को पास आउट करेंगी। सो कुछ तो सीधी निकल जाएंगी एंड सम विल मेक द डिफ्लेक्शन बाय एन एंगल ऑफ थीटा। सो इस वेव फ्रंट को हम मान लेते हैं S3 के बराबर और एक जो वेव फ्रंट होंगी वो इसके हाफ तक के पास होंगी but will not cover the complete part and the remaining one will pass out through this point B। so इस वेव फ्रंट को हम मानेंगे S1 के बराबर। क्लियर है? सो वेव फ्रंट एट पॉइंट B located in a different medium with different refractive index। अब वो refractive index यहाँ पर क्या है n2 के बराबर है। सो इसके लिए यदि टाइम t लग रहा होगा सो देखिए जो वेव फ्रंट है एट पॉइंट बी वो ये S1 है जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। सो द डिस्टेंस S1 this can be calculated as S1 is equals to जो भी मीडियम की स्पीड है दैट इज v2 मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन। सो दिस विल बी इक्वल्स टू v2 को हम क्या लिख सकते हैं फिर c बाय n2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन
we have already found above, that is n1 times of d divided by c. So यहाँ से हमें मिल जाएगा d times of n1 divided by n2. Now once the wavefront is traveled at point B and reaches to the slab, it will take another time t1 to elapse. So t1 हम मान लेंगे कि ये टाइम ऑफ elapses है. So time t1 can be determined by considering the remaining distance of the wavefront must travel through the slab. So देखिए जो remaining distance है उसको हम यहाँ रेड मार्क से दिखाते हैं. देखिए ये जो remaining distance है, यदि ये complete thickness d के बराबर है, so remaining distance क्या हो जाएगा, d माइनस में s1. So इसके लिए जो required time है वो t1 माना है. So this can be calculated as same velocity into time. So ये हो जाएगा d माइनस s1 डिवाइडेड बाय c टाइम्स ऑफ n2 के बराबर. तो चलिए हम s1 का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा d माइनस में d n1 बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n2 बाय c. दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू d कॉमन कर लिया. सो यहाँ पर रिमेनिंग में हो जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय c की. So during this time t1, जो वेव फ्रंट है at point A will travel the distance s2. So अब हम मान रहे हैं कि इसी सेम टाइम t1 में जो वेव फ्रंट है at point A वो ट्रैवल कर रही होंगी डिस्टेंस s2 को, जो कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है. So this s2 is simply speed of light in vacuum multiplied by time t1. So इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं like s2 would be equals to speed of light c times of t1. So this will becomes out equals to d times of n2 minus n1 की equal. And now finally the angle theta can be determined by using the tangent function, because we know the formula of tan of theta is equals to ratio of difference in distance traveled by the wavefront in two medias to the height of the slab. So यदि हम मान लेते हैं यहाँ पर जो हाइट ऑफ स्लैब है वो h के बराबर है, जैसे कि हमें यहाँ पर दे रखा है. सो इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू s2 डिवाइडेड बाय h. ना s2 हमने ऊपर कैलकुलेट किया है d n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय h के इक्वल. से यहाँ से tan ऑफ थीटा कितना आ गया, d n2 माइनस n1 बाय h की. सो देखिए ये एक आंसर आ रहा है हमारे पास. ओके, and one is this one. So इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को चेक करते हैं. सो पहला ऑप्शन में tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर बोल रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. सो इट विल डिफ्लेक्ट अप टू एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ n2 माइनस n1 d बाय. सो ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा बिकॉज सी थीटा वुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ d ऑफ n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय h के बराबर. सेम थिंग वी आर सीइंग हियर in the option B. That's why option B is correct. Now option C में बोल रहा है it will not deflect, so ये तो incorrect होगा because it will deflect, जो कि हम ऑलरेडी B ऑप्शन में देख रखा है. Now option D में बोल रहा है the deflection angle depends only on n2 minus n1 on individual values of n1 and n2. So yes, this option will also be correct, क्योंकि यहाँ पे देखिए n2 minus n1 का टर्म आ रहा है in the formula of theta. So basically it depends on n2 minus n1, not independently n1 and n2. So that is why only option B and D are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.